को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके अदम्य साहस को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती। 26 जुलाई ऐसी ही तारीख है क्योंकि इसी दिन देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। उन्होंने कहा कि कारगिल की ऊंची चोटियों, कठिन मौसम और दुश्मन की चुनौतियों के बावजूद भारतीय सैनिकों का हौसला अडिग रहा और उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों और सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। वहीं प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी सराहना की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस अभियान के तहत हुए बड़े स्तर के पौधारोपण का जिक्र करते हुए कहा कि 12 जुलाई को एक ही दिन में प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब समाज प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे आता है तो ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण सामने आते हैं। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास करने की अपील की है। आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है, साथियों, यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बातचीत की है। क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया? सर, मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ डेली लाइफ कितना आसान है। और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लो एयर प्रेशर की वजह से। और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सर, इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही, पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहां पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहां सड़कें अच्छी नहीं होगी। तो हमने उस तरह से तैयारी कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहां पे जरूर कैश की जरूरत होगी क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहां नहीं चलेगी। पर वहां जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को, जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहां पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहां पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहां आपने यूपीआई किया? जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। वहां के लोग यूपीआई के जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। आपने सीमावर्ती गांव में, क्योंकि गांव के लोग हर चीज बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, ऐसे कोई अनुभव आए कि जिसमें आप कह सकते हो हाँ, बड़ा एक सामान्य रूप से नीचे हमें बहुत कम दिखता है, शहरों में बहुत कम दिखता है, लेकिन वहां आपको अनुभव आया हो? जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीजें वहां ऑब्जर्व करी जो ये दिखाता है कि वहां की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। वहां में सर हमें लकीली एक शादी देखने का मौका मिला जहां में हमने देखा, अनलाइक हमारे सिटीज जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट देकर शादी करवा लेते हैं, होटल बुक करवाकर, वहां के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ सजा रहे थे। इसके अलावा जहाँ जो लोकल मोनास्ट्रीज होते हैं उससे भी वहां के लोकल्स काफी कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिलजुल कर करते हैं। आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके विषय में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में, और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना विशाल है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन सारी चीजों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगरा, मैनपुरी और इटावा के तूफानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 1286 करोड़ रुपए के से अधिक की 239 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश में विकास की नई रफ्तार का दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव का नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन चुका है। विकास के मंच से मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा रोकने की बातें होती थी, शंख और घंटा बजाने तक पर आपत्ति जताई जाती थी और केसरिया रंग से भी विरोध था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने आस्था और विकास दोनों को सम्मान दिया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी।
और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। मैनपुरी वालों को भी वही सम्मान है जो प्रयागराज वासियों को प्राप्त हो रहा है। कोई समस्या नहीं, विकास के कार्य अनवरत रूप से चल रहे हैं और विकास किसी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके पास आए हैं। 604 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आपको प्रदान करने के लिए आए हैं। और बहनों और भाइयों, इस 604 प्रकार की परियोजनाओं, 604 करोड़ की परियोजनाओं को इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि हम पर कर्ज है आपका। आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर लोगों को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग प्रदेश को फिर कालरात्रि की ओर ले जाना चाहते हैं। वहीं बिना नाम लिए तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठेगा उसका तो भगवान ही मालिक है। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। राजनीतिक जानकारी से अखिलेश यादव पर सीधा हमला मान रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा। उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। इटावा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और विपक्ष पर राजनीतिक हमला भी बोला। और ऐसे में साफ है कि यूपी में विकास और सियासत अब साथ साथ चलेंगे, जबकि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की जंग भी तेज होती दिखाई दे रही है। कांवड़ यात्रा आस्था का सबसे बड़ा जन सैलाब, लेकिन इस बार संदेश बिल्कुल साफ है, भक्ति होगी लेकिन नियमों के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में हुड़दंग, अफवाह, अराजकता, ओवर रेटिंग, मिलावट या कानून तोड़ने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर हर महादेव की जय घोष और कंधों पर गंगा जल और भोले बाबा के प्रति अटूट आस्था का महासंगम। श्रावण की पावन कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही। करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकलेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का संदेश भी उतना ही स्पष्ट है, आस्था का सम्मान होगा लेकिन अराजकता बिल्कुल नहीं। लखनऊ में शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और विभिन्न पर्वों की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का पर्व है। इसे हुड़दंग या कानून तोड़ने का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने, मिलावट, ओवर रेटिंग या किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। कांवड़ मार्गों, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग, बेहतर रोशनी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी के साथ सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। डीजे की आवाज और ऊंचाई भी तय मानकों के भीतर ही रखनी होगी। अनहोनी का डर, प्रशासन अलर्ट। 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट लक्ष्य।
कांवड़ मार्ग, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग, पर्याप्त रोशनी और ट्रैफिक व्यवस्था पर सरकार का फोकस, ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया पर पैनी नजर, डीजे की आवाज और ऊंचाई तय मानकों के मुताबिक। संदेश साफ है, भोले बाबा की भक्ति में अनुशासन ही सबसे बड़ी साधना है। आस्था का ये महापर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामय बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और नियम तोड़ने वालों के लिए चेतावनी भी उतनी ही सख्त है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इटावा में रविवार को आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे, दंगा हो जाएगा। वो शंख नहीं बजने देते थे, घंटे नहीं बजने देते थे, केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जनजात दुश्मनी है। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कांवड़ यात्रा को, अब कोई कांवड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे, दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। याद रखना, किसी कारगिल विजय दिवस 2026 के अवसर पर राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का विशेष सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, एमएलसी रामचंद्र प्रधान समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रभक्ति, सैनिकों के अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण का संदेश प्रमुखता से सामने आया। उपस्थित नेताओं ने कारगिल के वीरों के बलिदान को नमन करते हुए उनके शौर्य और त्याग को देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया। देखिए, आज जो है कारगिल विजय दिवस है और साथ ही में आज महीने का अंतिम रविवार है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने कारगिल दिवस पे लखनऊ में जो भी शहीद हुए हैं, किसी भी युद्ध में जो भी यहाँ वीर नारियां हैं, मैंने उन सबको बुलाया। 25-30 वीर नारियां हैं, उनका परिवार है। और आज लखनऊ नगर निगम अपने लखनऊ क्षेत्र में जितनी भी वीर नारियां हैं, सबका सम्मान लखनऊ नगर निगम करेगा। कारगिल के साथ साथ और वीर नारियों का भी सम्मान करेगा। ये हमारा सौभाग्य है। आज जो हम सांसें ले रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है कि जो आज हम सांसें ले रहे हैं। जब ये शहीद हुए हैं, इनकी सांसें थमी हैं, हम लोगों की सांसें चल रही हैं। तो ये एक छोटा सा नमन करती हूँ मैं अपने शहीदों को, जो हमारे देश में हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। आज कारगिल दिवस के अवसर पे 1999 में आज ही के दिन जिन जवानों ने देश को कारगिल युद्ध में विजय दिलाई थी, उन सभी को मैं नमन करता हूं।
जो उसमें शहीद हुए उन जवानों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हीं के कारण, ऐसे शहीदों के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। हम और आप, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी अपने मन की बात में, कि हम अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चल पाते हैं। उन सभी को नमन, उन सभी को श्रद्धांजलि। साथ ही लखनऊ की महापौर जी ने एक अच्छा प्रयोग आज ये किया है कि लखनऊ में अन्य युद्धों में या अन्य प्रकार से जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके भी परिजनों का सम्मान करने का आज अवसर रखा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे तमाम हमारे जो वीर जवान हैं, उन सभी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आज एक और अच्छा संयोग ये बना कि आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्रेरणा देने वाली मन की बात सुनने का भी इन सभी जवानों के साथ, इनके परिवारों के साथ अवसर मिला। उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार नमन और ऐसे शहीदों को बार बार हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिवारों के प्रति हमारी संपूर्ण संवेदना और समर्थन। देश भर में मॉनसून अब अपने पूरे शबाब पर है। कई राज्यों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि आने वाले घंटों में मौसम और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 जुलाई के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ जलभराव, भूस्खलन और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही बढ़ रहा है बारिश का खतरा। देश के उत्तर पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं और कई इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ बिजली आपूर्ति और यातायात पर भी असर पड़ सकता है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने किसानों, यात्रियों और नदी समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पर्यटकों से भी अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देख लें। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की भी सलाह दी गई। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम तेजी से बदल सकता है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना बेहद जरूरी है। बारिश राहत भी लेकर आती है और चुनौती भी। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए मौसम का ताजा अपडेट लेते रहें, जरूरी सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके साथ ही 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला दिल्ली महिला आयोग की नई सदस्य हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को यह बताया गया कि बीजेपी नेता लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये पद 2 साल से ज्यादा समय से खाली था। मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सिद्दी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया। दिल्ली महिला आयोग चेयरपर्सन का पद जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था, जब उस समय सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया था।
आयोग निश्चित तौर पर 2 वर्षों से अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्रियता से कार्य नहीं कर पा रहा था और आयोग के पास कई प्रकार की शिकायतें भी पहुंचती ही थी। तो उन लंबित शिकायतों को जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और समयबद्ध तरीके से समयबद्ध होकर हम उन समस्याओं को खत्म कर पाएं। हमारी दिल्ली की हर एक बहन को आयोग पर एक विश्वास बने, एक भरोसा बने, ऐसे कार्य करते हुए हम काम करेंगे। वहीं इसी बीच खेल जगत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। दमदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। तो ये बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। देश के लिए गौरव का पल है ये। 48 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। स्नैच में गेम्स का रिकॉर्ड बनाया है। CWG 2024 में देखिए मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। दमदार प्रदर्शन कर ये इतिहास उन्होंने रचा है। गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। भारत के लिए ये गर्व का पल है। 48 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दमदार प्रदर्शन उन्होंने दिखाया और देखिए ये बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। भारत के लिए ये गर्व का पल इस वक्त 48 किलो वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।